नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है सेंटर ऑफ मोशन के अगले अध्याय में। और अब हम लोग ना हमने ये तो जान लिया कि पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, या एक कंटिन्यूअस बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब वक्त आता है आगे अध्ययन करने का, जहां पर हम ये समझें कि अगर पार्टिकल बॉडीज हैं और उन चीजों को हम एक सिस्टम की तरह एक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो मैं हूं और मेरा एक मित्र है, हम दोनों हैं। अगर हम दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए, सिस्टम मतलब सिस्टम यहां पर आप समझिए कि जिस चीज को हम अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर सिस्टम में बात करें, तो अगर मैं सन को इंडिविजुअली भी देख सकता हूं और पूरे सोलर सिस्टम को, जिसमें सन और पूरे 9 प्लैनेट्स जो हमारे हैं, इनको अगर मैं एक मान लूं और एज अ सिस्टम मानो और इनके सेंटर ऑफ मास को देखूं, तो वो भी पता लगाया जा सकता है। और फिर ये बात आती है कि इनका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा होगा। जैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो अपने आप में शोध का एक विषय बन जाता है हम लोगों के लिए। उसी तरीके से यदि कोई एक सिस्टम है जो कि जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, जॉइंट होगा तो वो साथ नहीं चलेगा उसके, लेकिन अलग अलग है। अब वो अगर एक सिस्टम है जो उसका एक केंद्र होगा, मास का एक केंद्र होगा, अगर ये अलग अलग जगहों पर इंडिविजुअली जा रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा होगा। तो यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका अध्ययन करने से हमें जो बेनिफिट मिलता है, हम ह्यूमंस को जो बेनिफिट मिला, वो प्लेनेटरी मोशन में मिला, आपके रॉकेट वगैरह को लॉन्च करने में मिला, सैटेलाइट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग में मिला, और सबसे बड़ी बात, कुदरत से हमें और जानकारी प्राप्त हुई जिसके जरिए ह्यूमंस और ज्यादा इवॉल्व कर पाए। जब ज्ञान होगा तो हम कुछ बना पाएंगे। पहले विज्ञान आता है और विज्ञान के ज्ञान की मदद से ही नई नई इनोवेशन और इंजीनियरिंग होती है। और वो करने के लिए हमें हर चीज जो हमें नजर आ रही है कुदरत में और जहां हम बढ़ रहे हैं, उसका शोध करना जरूरी होता है। तो यहां पर अगेन वही बात आएगी कि हमें पता है कि अब हमें करना क्या है। हाँ, जो एंड रिजल्ट है वो अभी नहीं पता है, लेकिन करना क्या है ये पता है। हमें क्या खोजना है नेचर से, ये हमें समझ आ गया। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, नेचर को ऑब्जर्व करना है, उसको नंबरों के साथ कनेक्ट करना है, नंबरों के फ्लो को देखना है, बेसिकली उसे नेचर से बात करनी है गणित की भाषा में। जवाब हमें नेचर स्वयं प्रदान कर देगा। तो यहां पर बात आती है कि यदि हम सिस्टम लेते हैं, अब सिस्टम समझ गए, अंडर कंसिडरेशन, जो चीजें अंडर कंसिडरेशन होती है। जैसे मेरे पास अगर दो ब्लॉक है, मैं अकेला अगर इसको स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरा सिस्टम है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं एक मान के इन दोनों पे एक साथ स्टडी कर रहा हूं, तो ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। अब ये जो मेरा सिस्टम है, बेसिकली इसका मास यदि m1 है, इसका मास m2 है, और इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा जहां मैंने डॉट लगाया है। अब मान के चलो कि ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। हो सकता है कि ये एक्सिलरेट कर रहा हो सकता है कोई ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, कोई एक रुका हुआ हो। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यहां निकल कर आ जाती हैं। अब जैसे ही हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकल कर आ जाती हैं, तो उन्हीं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के अंदर सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा। अब भावनात्मक रूप से इसको समझने के लिए, फील करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है। इससे पहले लेते हैं इजी एग्जांपल, दोनों का मास बराबर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस मास को इधर मूव कर दूं, ये मास को रेस्ट पे रखता हूं, इस मास को मूव करके यहां ले आता हूं, ये वाला मास ट्रेवल करके यहां पहुंच जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको मैं यहां से पॉइंट बनाता हूं, सर्कल बना देता हूं, ठीक है, सर्कल। तो इस मास ने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट साथ ही साथ देखा जाए, बेशक ये मास रेस्ट पे था, बट इसके इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मानूं, तो इनके सेंटर ऑफ मास ने भी एक ट्रैवल किया है, यानी कि मूव किया है। अब अगर एक पार्ट या दोनों पार्ट मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो उन केसेस में सेंटर ऑफ मास का मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, स्पीड में होगा, क्या होगा, वो वहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये बातें अब हमें शोध करनी है, जाननी है। तो अपने आप हमें समझ आ जाता है कि अगर बॉडी मूव करती है और दो बॉडीज का अगर एक सिस्टम है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, इनफाइनाइट का, ठीक है, जितनों का भी सिस्टम है, उनका सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है। तो यहां पर अगर मोशन की बात आ गई है, तो यहां पर पोजीशन जो कि हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, हमने सेंटर ऑफ मास को ढूंढा, मतलब उसकी पोजीशन बताना हमें आ गया है। फिर आ जाता है उसकी वेलोसिटी, फिर आ जाता है एक्सीलरेशन, फिर आ जाता है वेरिएबल एक्सीलरेशन। इस तरह से हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, यानी मोशन को स्टडी करने का मतलब है ठीक यही चीज स्टडी करनी है। इट मींस कि हमने जो पहले से ज्ञान ले रखा है वो हमारे बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, क्योंकि उसी ज्ञान का हमें इस्तेमाल करना है यहां पर चीजों को स्टडी करने के लिए। पोजीशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर उसका कोऑर्डिनेट। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि भैया जितना उसने डिस्प्लेस किया है एक समय के अंदर, मतलब जो समय लिया है उसने डिस्प्लेस करने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उससे हमें पता चलेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, रफ्तार कितनी है। और यदि वेलोसिटी भी बदल रही है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां से यहां अपने मतलब रेस्ट में तो नहीं गया होगा, मोशन में आया होगा। अब ये मोशन कांस्टेंट थी, अगर कांस्टेंट थी तो आपका सेंटर ऑफ मास का मोशन कांस्टेंट था, या अगर इसने एक्सीलरेट किया है तो सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड मोशन में था, और अगर था तो कितना एक्सीलरेट हो रहा था, किस रफ्तार से एक्सीलरेट हो रहा था। ये बातें अब हमें जाननी है। अब ऐसा सुन के लगेगा कि यार बहुत तगड़े तगड़े काम करने हैं, बट सच बताऊं तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल है, इतना सरल है कि हम क्या बताएं। लेकिन
एक वर्ड ध्यान रखना, हमें इसके साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट करना है, इसको फील करना है, नेचर से सीखना है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज सेम एज जो आप एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्लियरली ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, जैसा हम अमूमन पढ़ते हैं इसको, वो है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप एक काम करो, इसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगा m1v1 m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब जो हमने ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया है, ये रिजल्ट एकदम सही है, इसमें इस रिजल्ट में कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या हम भावनात्मक रूप से उसके साथ कनेक्ट हुए? क्या हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को महसूस किया? क्या हमने उसके सेंटर ऑफ मास के चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके हमने इस समीकरण को प्राप्त किया? नहीं। इससे इस तरीके से पढ़ने से होगा क्या कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हम उसके साथ वो डीपर कनेक्शन बना पाएंगे? क्या हम अपने आप को सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएंगे? जवाब है नहीं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हम हालांकि अंत में रिजल्ट यही आएगा, अंत में रिजल्ट यही आएगा, लेकिन उसको लाने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन का रास्ता चुनना चाहिए। ये तो मात्र एक फॉर्मूला है जिसके दम पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्या हम कनेक्ट हो पाए? क्या जब हमें सही मायने में आगे चल के आप में से कोई अगर एरोस्पेस का साइंटिस्ट बनता है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाता है, गेम बनाता है, सिमुलेशन बनाता है, तो क्या वहां फॉर्मूला काम आएगा? नहीं, वहां वो ज्ञान काम आएगा उस चीज को क्रिएट करने के लिए। इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई हमें इन चीजों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके ही स्टडी करना चाहिए। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना है? ऑब्वियसली हमें मोशन को स्टडी करना है, जिसमें हम पोजीशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यानी सेंटर ऑफ मास कहां होता है वो हमें पता है। अब बात करते हैं कि हम स्टडी करेंगे अगली चीज, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को अब देखना ये कितना आसान होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम यहां पर दो मास का सिस्टम लेते हैं, जिसमें से ये रहा m1 और ये रहा m2। अगर हमें चीजों को जानना है तो नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट करो। जैसे ही आप एसोसिएट करोगे, उनमें जो परिस्थिति आप देखना चाहते हो उस परिस्थिति के अनुसार वहां पे मूवमेंट, मोशन जो भी कराना है कराओ। उस फिर जो नंबर में आने वाला परिवर्तन है वही वो ज्ञान है जो अभी आपको पता नहीं है और नेचर आपको देने वाला है, यानी कि मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो। तो हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने से मुझे क्या मिला कि मैंने नेचर में अपने सिस्टम को नंबर्स के साथ एसोसिएट कर दिया कि इसकी पोजीशन है x1, इसकी पोजीशन है x2, यानी कि कोऑर्डिनेट x1, 0 x2, 0 बेसिकली x एक्सिस पर है। ठीक है, अब यदि मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं तो वो यहां कहीं है, जिसका कोऑर्डिनेट मैं x बार लिख देता हूं, जो कि आएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर थोड़ा घुचड़ मुचड़ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जिसको आप x बार से डिनोट कर दो। x बार मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू है। दैट्स इट। अब सिचुएशन ले लो। स्टडी करना बहुत आसान होता है, साइंस कभी मुश्किल नहीं होती। इट इज एज सिंपल एज, या फिर मैं कहूं मैक्सिमम टफनेस कितनी हो सकती है, जितनी टफनेस होगी 2+2 को सॉल्व करने में। अब हम क्या करते हैं, हम यहां कहते हैं कि हमें मोशन को स्टडी करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की। तो हम किसी एक बॉडी को v वेलोसिटी दे देते हैं और इसको v2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, v2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, सिर्फ एक बॉडी को दिया हमने, बाद में दो बॉडी को दे देंगे। जैसे मैंने v2 से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो पोजिशन हैं ये है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो मैं कहता हूं आफ्टर टाइम t इक्वल टू टी कह देते हैं, मतलब टी टाइम के बाद क्या होगा? टी टाइम के बाद ये होगा कि अगर इंडिविजुअली देखें तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो, सेम एक्सिस है। ठीक है, और ये यहां पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी होगी और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। हम सिर्फ अभी कांस्टेंट वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। तो इसने टी टाइम में जो दूरी तय करी वो कितनी होगी? v2t के बराबर होगा। ऑब्वियसली कितनी दूरी तय करेगा ये? v2t के बराबर होगा। और ये रेड कलर वाली जो लेंथ है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो नया कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 प्लस v2t। अब मुद्दा ये नहीं है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है ना, कभी फॉलोवर मत बनो। मुद्दा ये है, समझो कि मैं जो यहां कर रहा हूं वो मेरा प्रीवियस नॉलेज है जो मेरे पास मौजूद है, मैं उसके जरिए बात कर रहा हूं। टी 0 टाइम पर ये यहां पर है, आफ्टर टाइम टी ये वाला ब्लॉक उठ के यहां चला जाएगा, ये वाला ब्लॉक एज इट इज यहीं रहेगा, तो उसके ऊपर भी एक रेड मार्किंग कर देते हैं। तो ग्रीन इनिशियली है,
और आफ्टर टाइम टी आपके फाइनल पोजीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। तो टी टाइम के बाद दोनों की पोजीशन ये रही, और अगर पोजीशंस हैं और अगर मैं सेंटर ऑफ मास का समीकरण देखूं तो यहां पर क्लियरली एक चीज निकल कर आती है कि मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास का समीकरण मतलब इसका इस्तेमाल करके तो मुझे दोनों बॉडीज के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैंने ये लेंथ निकाला, वो कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, वो किया, मुझे उसका कोऑर्डिनेट मिल गया, ये लेंथ मिल गई, उसमें ये कोऑर्डिनेट ऐड किया तो फाइनल कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया तो मैं न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं, यानी कि न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स बार डैश, लिख देता हूं एक्स बार डैश, ठीक है, वो निकल कर आएगा m1 का कोऑर्डिनेट क्या है आपका टी टाइम के बाद m1 x1 प्लस m2, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 मल्टीप्लाई v2 t, x2 मल्टीप्लाई क्या सॉरी प्लस में v2 मल्टीप्लाई t है डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये आ गया मेरे पास नया कोऑर्डिनेट, जो कि होगा यहां कहीं होगा, मान लेते हैं यहां कहीं होगा, अब अपने को तो पता नहीं है। तो जो मैंने निकाला वो क्या है कोऑर्डिनेट, वो क्या है कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन है। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब किसी भी वस्तु की वेलोसिटी मैं किस प्रकार निकालूंगा, टी टाइम में उसने कितना डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को समय के साथ डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब जब डिवाइड करेंगे तो उसके लिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की लेंथ, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट, बड़े लंबे लंबे वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो होगा मेरे पास एक्स बार डैश माइनस एक्स, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उसको यदि मैं टी से डिवाइड कर दूं तो आएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए हम हर बार लगा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो सिंपली एक्स ये जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो मेरे पास ये भी है, ठीक है, और ये भी है, अगर आप देखो तो ये भी है मेरे पास एक्स बार है, ये एक्स बार भी है एक्स डैश भी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं और अपने आप मेरे पास क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो वो आया मेरे पास एक्स बार डैश क्या है m1 x1 प्लस m2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं बस, m2 v2t डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस मेरे पास आएगा m1 x1 प्लस m2 x2। अब ये देखो ये तो माइनस है, ब्रैकेट होगा तो यहां भी माइनस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने यहां पर कॉमन में डाल दिया। अब जो कट रहा है उन्हें काट देते हैं, ये और ये और ये और ये कट गया, ठीक है। और ये कोई प्रक्रिया नहीं है, जब पहली बार इंसान कर रहा हो उसे थोड़ी पता है क्या कटने वाला है क्या नहीं कटने वाला है। तो जो कटता जा रहा है वो हमने काट दिया, और हमें यहां पर देखने को मिला, ये तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर लिखा है अभी, होल डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है m2v2t, यानी कि m2v2t डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये जो t है ये यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई t से t डिवाइड हो गया, एंड फाइनली समीकरण है m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अब वास्तविकता को देखो, आपको यहां देख के ही फीलिंग आ गई होगी कि अगर मास 2 की जो वेलोसिटी, जो v2 वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि अगर इन दोनों का मास सेम भी होता और सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में भी होता, तो जितना उसने ट्रेवल किया है सेंटर ऑफ मास उससे कम ट्रेवल कर रहा है उस दूरी के दौरान। और अब आप वो चीज भी फील कर सकते हो, देखो कि क्या ये वेलोसिटी जो है ये v2 से कम है या ज्यादा है। ऑब्वियसली m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन m1 और m2, दोनों से तो बड़ा ही होगा। तो यानी कि m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का रेशियो, या m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का रेशियो अगर मैं निकालूं तो हमेशा लेस देन 1 आएगा, और कोई भी लेस देन 1 वैल्यू किसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू को छोटा कर देगा। तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v2 से क्या आएगी, छोटी आएगी, और क्योंकि वो छोटी आएगी और ऐसा ही हमें अनुभूति यहां हो रही है, ठीक है। सो सी कितना आसान है इन चीजों को डिस्कवर करना, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव करके जो रिजल्ट निकालें वो करते तो बस एक फॉर्मूला पता होता है, लेकिन अब आप उस चीज को इस तरह से पढ़ रहे हो, आपने कोई रियल लाइफ अपरेटस यूज किया नहीं किया, बट क्या ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है आप लोगों को? यही है वो चीज, हमारे पास हर चीज फ्रीली अवेलेबल है, हमें सिर्फ और सिर्फ सही वे में, राइट वे में अपने आप को नर्चर करना है। हम सब कुछ प्रॉपर, एक ऐसा कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है और उस चीज को ऑब्जर्व करके समझा है। ये वो चीज है जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गहराई को समझो। अब ये लग रहा है कि हाँ हमने चीजों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया है। तो यदि एक बॉडी घूम रही है तो वो ये आ गया,
अब हम जनरल, ये मैंने क्यों बताया एक बॉडी के लिए कि आपको चीजें समझ आ गई, ठीक है। अब आप इस चीज को क्या करोगे, एज अ पर्सन जो कि एक थिंकर है, आप सोचोगे कि जनरल बना देता हूं, एक जनरल की दोनों के पास वेलोसिटी है, दोनों के पास वेलोसिटी है, तो हम उसके लिए समीकरण को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो समीकरण मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसके जिसकी वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू डालेंगे, जवाब आ जाएगा, तो वो हमारा फाइनल समीकरण होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको भी एक वेलोसिटी v1 दे दी कि v1 है v2 है। अब मैं v1 की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो इसलिए अब हम एक जनरल इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। तो यदि ये v1 वेलोसिटी से जाएगा तो ऑब्वियसली ये भी t टाइम में v1 t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा, आप पुराने ही समीकरण में देखो, वो सिर्फ x1 नहीं होगा, जो नया कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस v1t के बराबर होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ऊपर ले जाके ऐसे, वो ऐसे देते हैं ना एरो, प्लस में m1v1t, इसको मैं ऐड कर देता हूं, m1 वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया m1 को, जैसे यहां मैंने ब्रैकेट ले रखा है बट यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो m1v1t यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहां पर भी प्लस में m1v1t एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी प्लस में m1, यहां पे लिखता हूं, यहां पे m1v1t एक्स्ट्रा होगा। अब t यहां से कॉमन लोगे तो यहां से भी कट जाएगा, तो फाइनली m1v1 आपका न्यूमरेटर में होगा। तो जनरल समीकरण आपका देखो अपने आप निकल कर आ गया स्पीड में ही, और वो क्या निकल कर आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर उसके पार्टिकल्स v1 v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं तो वो क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यदि v1 की वेलोसिटी 0 है तो बस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही खोजा था। इट मींस कि हमने एक जनरल समीकरण ढूंढ लिया कि यदि पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो भी है उसके हिसाब से, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम कर रहे हो तो प्लस माइनस का डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर v1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों इधर जा रहे हैं, तो फाइनली v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो इधर जा रहा है। यदि अगर v1 पीछे की तरफ होगा तो आप इसमें वैल्यू क्या डालोगे, नेगेटिव डालोगे, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी, समीकरण यहां पर बन जाएगा। अब बात यह आती है कि इस चीज को देख के एक बात समझ आती है कि यदि यदि दोनों बॉडीज मूव कर रही हों, एक एक्सपीरियंस, जैसे ये समीकरण मिला, ये समीकरण कोई फॉर्मूला नहीं है बस याद करने का, ये एक जरिया है कुदरत से बात करने का। ध्यान से समझना, फॉर्मूलाज ये नहीं होते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला आ गया आप उसकी मदद से, आपने जब उसको डिस्कवर किया वास्तविक सिचुएशन के साथ स्पीड में कम्युनिकेट कर पाते हो, एक बेनिफिट फॉर्मूलाज का ये होता है। दूसरा, फॉर्मूलाज आपके लिए एक जरिया भी बनते हैं फ्यूचर के कम्युनिकेशन के लिए। तो इसी चीज को अगर मैं देखूं तो यहां से मैं एक और कम्युनिकेशन कर सकता हूं नेचर के साथ, और वो ये है कि दोनों बॉडीज में वेलोसिटी हो लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शून्य हो जाए। तो इस कम्युनिकेशन के चलते मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 रख दिया। अब v1 v2 0 नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, और वो कैसे हो सकता है, फील कर सकते हैं कि दोनों बॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, और उनकी रफ्तार ऐसी हो, इस तरह की रफ्तार हो कि नेट जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर ही मौजूद है। मान लेते हैं इसने इतना ट्रैवल किया, सेंटर ऑफ मास को आगे जाना चाहिए, बट इसने इतना ट्रैवल किया, सेंटर ऑफ मास को पीछे आना चाहिए, तो नेट जब अलग अलग देख रहे हैं तो आगे पीछे करेगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन जब एक साथ करेंगे सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं टिक जाए। तो वो कंडीशन कौन सी हो सकती है कि आप इक्वल टू 0 कर दो। अब ये इक्वल टू 0 करना कोई प्रक्रिया नहीं है, ये है कुदरत से बात करना। तो अब हमने यहां पर इस सिचुएशन से बात करी तो हमें समझ आइए, तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई 0 शून्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, और m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। इस वाले केस में जब आपको नेचर में ये समीकरण मिलेगा तो समझ लो कि आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही है, बट ये वाला केस कौन सा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि m1 अपॉन में m2 शुड बी इक्वल टू माइनस v2 अपॉन में v1। ऑब्वियसली माइनस लगा है बट ये रेशियो पॉजिटिव है, तो इनमें से कोई एक वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, मान के चलो अगर v2 उधर है तो v1 इधर होगा, तभी ये रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। अगेन और कम्युनिकेट कर सकते हैं हम मैथमेटिक्स के जरिए, ठीक है। जब ये रेशियो आपको बराबर मिल जाएगा, जब ये रेशियो आपको बराबर मिल जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, इस अगर ये रेशियो मिल रहा है तो सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं का वहीं देखने को आपको मिलेगा। ये है देखो मस्त सी चीज जो हमने स्वयं डिस्कवर करी नेचर से, ना कि इन चीजों को डिराइव किया कि बस डेरिवेटिव निकालो और जवाब तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं कि भैया एक्सीलरेट करेगा तो क्या होगा। और हाँ, इसी चीज में अब हम कहते हैं कि अगर बॉडी, ये तो हमने 1 डायमेंशन में लिया, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लिया, बट अबाउट 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, इन पे यदि हमें चर्चा करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, आपको बस यहां समझना है कि एक बॉडी ये रही, दूसरे बॉडी ये रही, ठीक है। ये रहा आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हो। इसका कोऑर्डिनेट है, इनिशियल कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं कहीं पर लाई कर रहा होगा, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसमें ये वाला कोऑर्डिनेट है x बार और ये वाला कोऑर्डिनेट है y बार, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है
परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं वेक्टर वाली सिचुएशंस में। तो यानी कि एक्स बार अपना काम करेगा, वाई बार अपने हिसाब से चलेगा। मतलब एक्स बार का मोशन एक्स एक्सिस के मोशन से डिफाइन होगा, वाई एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन वाई सेंटर ऑफ मास का मोशन वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर्स है उनसे डिफाइन होगा। तो यहां पर यदि मैं इसको वेलोसिटी देता हूं, मान लेते हैं हम इनको रैंडम डायरेक्शंस में वेलोसिटी देते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको वेलोसिटी दे दी यहां पर, ये है इसकी v1 वेक्टर। अब क्योंकि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 2 डायमेंशन में तो वेक्टर दिखाना जरूरी है, इसको वेलोसिटी दे दी मैंने इधर v2 वेक्टर। ठीक है, v2 वेक्टर दे दिया, काम खत्म। कोई बात नहीं, यहां पर आप v1 वेक्टर का कंपोनेंट निकालो, v1x, और y डायरेक्शन में v1y। सेम इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा v2x, ठीक है, और ऊपर की तरफ आ जाएगा v2y। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, और यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्ट, ये वाली वैल्यू देखो नेगेटिव होगी। ठीक है, जब आप वैल्यू लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। अब बात क्या है, अब अगर आप देखो मोशन में हमने क्या जाना है कि भैया यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, वो अपना अपना काम स्वयं करते हैं। तो वाई डायरेक्शन के मोशन को यदि भूल जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसे दिखेगा कि ये v1x वेलोसिटी से जा रहा है m1 x डायरेक्शन में, और जो बॉडी है वो v2x वेलोसिटी से पीछे की तरफ आ रही है। तो इसका समीकरण क्या होगा, m1 v1x प्लस m2 v2x, x डायरेक्शन मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, वो ऑटोमेटिकली उसका जवाब नेगेटिव में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया x वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, बार लगा रहा हूं बस, अभी बार लगा रहा हूं। उसी तरीके से y को देखो, बस सिर्फ y को देखेंगे हम तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अब ये चीज भूल जाओ। ठीक है, ये m2 है आपके पास, तो इसकी वेलोसिटी है v2y, इसकी वेलोसिटी है v1y। ठीक है, तो vy क्या हो जाएगा, m1 v1y प्लस m2 v2y डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो 2 डायमेंशन में हो गया, 3 डायमेंशन में m1 v1z m2 v2z डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये देखो ये है आपका 2 डायमेंशन। अब बढ़ते हैं यहां पर, यानी कि इसके अंदर तो भैया चीजें बहुत सिंपल सिंपल सी हैं। अब हम एक्सिलरेटेड मोशन को देखते हैं, और जैसे ही एक्सिलरेशन आएगा हम ऑटोमेटिकली फोर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सिलरेशन। तो खोजने के लिए बहुत सारी चीजें हमें यहां पर मिलेंगी। अब क्या करेंगे, हम 2 बॉडी लेंगे। ठीक है, एक होगा m1, एक होगा m2। शोध करने के लिए 2 बॉडी ली हमने, मेजरमेंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका कोऑर्डिनेट है x2। ठीक है, अब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के साथ साथ यहां पर एक और चीज निकल कर आएगी कि यदि बॉडी का मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन है a2, ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी अगर एक्सीलरेट कर रही है तो इट मींस उस पर एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू m2 a2। सिमिलरली अगर m1 का एक्सीलरेशन a1 है तो F1 आ जाएगा m1 a1। ठीक है, तो यहां पर बॉडी पे फोर्स भी आ जाता है। तो हम सिर्फ एक्सीलरेशन ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि यदि 2 बॉडी का एक सिस्टम माना है हमने, उस पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, और हम सेंटर ऑफ मास को, अब पहले अपनी चर्चा करो, कुछ भी करने से पहले नेचर से एक बार बात करो। ठीक है, तो यहां पर देखो तो आपको दिख रहा है कि आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो शोध करोगे ही करोगे। ठीक है, दूसरी चीज इंडिविजुअली, ठीक है, फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, ये आपको देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल लिखता हूं, इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो what is the force driving center of mass with what acceleration और what acceleration, तो हमें यही मिल जाएगा कि उसका कितना एक्सीलरेशन होगा। अब जरा इस चीज को फील करते हैं, बॉडीज हैं, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो उनका सिस्टम ऑफ, जो सेंटर ऑफ मास होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा वो क्या होता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम कहते हैं कि बेशक आपने इनको अलग अलग माना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे आप इनको एक पार्टिकल की तरह मान सकते हो जिसका टोटल मास m1 प्लस m2 के बराबर होगा। अब अगर कोई पार्टिकल होता है, जो हमने देखा, पहले उत्सुकता जगाते हैं, अगर सिर्फ एक बॉडी है, इसका एक्सीलरेशन अगर a है और मास इसका m है, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो ma होता है। अब सोचो कि ये तो अलग अलग बॉडीज हैं और इन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, इस पर F2 फोर्स लग रहा है और इस पर F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पर हम इसको एक सिंगल बॉडी की तरह कंसीडर करते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास वो सिंगल बॉडी है जिसका मास m1 प्लस m2 है, और इस पे एक बॉक्स बना देता हूं कि एक ही बॉडी है ये जिसका मास m1 प्लस m2 है, और अगर इसका एक्सीलरेशन a सेंटर ऑफ मास के बराबर है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, यहां एरो देते हैं, क्या वो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई ए सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा? जवाब तो है हाँ, क्योंकि हम वही चीज तो खोजेंगे। और ये जो एफ नेट फोर्स आ रहा है
इसका रिलेशन इस F1 और इस F2 के साथ कैसे है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है ना, अलग अलग है, ठीक है, और इनकी दिशाएं जरूरी नहीं है सेम हो सकती है, जैसे मैंने फिगर में दिया F1 इधर लगा दो, F2 इधर लगा दो, कहीं पर भी रैंडम कहीं पर भी हो सकती है। तो इसका रिलेशन F नेट का रिलेशन F1 और F2 के साथ क्या है, ये समीकरण हमें खोजना है। अब हमें पता है कि करना क्या है, और करने के लिए करना क्या है, ऑब्जर्व करो, नंबर्स के साथ एसोसिएट करो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, ज्ञान तो आपको नेचर देगा ना, तो नेचर से ही लेते हैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, अब मिटाना ही पड़ेगा वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो अब हम यहां लेते हैं एक बॉडी जिसका मास है m1, ठीक है, 1 डायमेंशन में करते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का तो अपने आप हो जाएगा। इस पर फोर्स लग रहा है F1, दूसरी बॉडी लेते हैं, इस पर फोर्स लग रहा है F2 जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है, M2, और मैं मेंशन कर देता हूं F1 इज नॉट इक्वल टू F2, ठीक है, F1 इज नॉट इक्वल टू F2। अब यहां पर मेजरमेंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, मैंने ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है इनिशियल कोऑर्डिनेट x1, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट x2, सेंटर ऑफ मास यहां पर एरो देते हैं x बार, जो डेटा पता है बस फटाफट लिख लेते हैं, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। शोध करने से पहले जो जो डेटा जरूरी है वो लिख लिया, जो पहले से पता है वो तो लिखते जाओ। ओके, तो इसका एक्सीलरेशन a2 क्या a1 क्या हो जाएगा, a1 का देखें, a1 एक्सीलरेशन क्या होगा f1 अपॉन में m1, सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा f2 अपॉन में m2। वो इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमें पता नहीं है, वो ढूंढते हैं। चलो ढूंढते हैं। एक्सीलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सिंपली जो मोशन का ज्ञान हमारे पास मौजूद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम फोर्स अपॉन में एरिया कह रहा हूं, फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन भी करें तो भी हम फोर्स अपॉन में मास यदि हम करें तो भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब मास तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का हम m1 प्लस m2 ले सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, मतलब हो जाएगी, हम उसको एफ नेट एज्यूम कर लेंगे, बट क्योंकि उसका समीकरण F1 F2 के साथ अभी हमें पता नहीं है, एज ऑफ नाउ तो नहीं पता है ना, तो खोजेंगे अभी हम, अभी हमें पता नहीं है, तो उस रास्ते पर हम बाद में जाएंगे जब हमें एक्सेलरेशन की और बेहतर जानकारी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला केस, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला केस स्टडी कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी मौजूद हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं, हमें नहीं पता रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान हमारे पास है वही प्रोसेस कर सकते हैं ना, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, सबका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो नीडेड होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूं ये जो पोजीशन है ये है एट टाइम t इक्वल टू 0, और फिर लिखता हूं आफ्टर टाइम t इक्वल टू, अब इसके लिए मैं अलग कलर का इस्तेमाल करूंगा, आफ्टर टाइम t, ठीक है, मतलब t टाइम के बाद m1 ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी पोजीशन तो चेंज होगी, मान लेते हैं m1 पहुंच गया यहां पर और m2 पहुंच गया यहां पर, m2 पहुंच गया यहां पर, ठीक है, तो m1 का जो नया कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 डैश, m2 का जो नया कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश, जो कि हमें अभी नहीं पता है, और ये रहा m1 का डिस्प्लेसमेंट को मैं s से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, या फिर डेल्टा x भी लिख सकता हूं, बट कोई नहीं, यहां पे भी डेल्टा x लिखना पड़ेगा, यहां पे भी डेल्टा x लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं s1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो s इज योर डिस्प्लेसमेंट, s इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, s आ जाएगा मेरे पास x1 डैश माइनस x1, और सिमिलरली ये हो जाएगा m2 का डिस्प्लेसमेंट जो कि होगा s2, जो कि होगा x2 डैश माइनस x2। ये वो ज्ञान है जो हमें बहुत अच्छे से पता है और बड़ी आसानी से हमने यहां पर लिख लिया, नंबर्स के साथ एसोसिएट कर दिया, ताकि अब कम्युनिकेट करने में हमें होगी बेहद आसानी। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ठीक है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हम इनकी वेलोसिटीज ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, दो सिचुएशंस बन जाएंगे, ठीक है, तो मैं वो केस लेता हूं जब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, समय का पैरामीटर वो तो हमने तय किया, तो समय का ज्ञान भी है हमें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें फिर फाइनल, अगर हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इनके लिए हमें फिर फाइनल वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा और फिर इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 को देखता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 को अगर मैं देखूं तो s1 इज इक्वल टू उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है, 0 मल्टीप्लाई टाइम t, 0 मल्टीप्लाई t 0 हो गया, ठीक है, हटाओ इसे, 0 को भी हटाओ, प्लस 1/2 a1 यहां पर क्या है, f1 अपॉन में m1 t स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली s2 क्या आ जाएगा मेरे पास, s2 आ जाएगा 1/2 f2 अपॉन में m2 t स्क्वायर, ये हो गए उनके एक्सेलरेशन, ठीक है। अब s1 किसके बराबर है, s1 बराबर है x1 बार माइनस x1 के,
इसके बराबर है, और x2 किसके बराबर है, x2 बार माइनस x2 के बराबर है। अब मैं यहां पर x1 और x2 को निकालना चाहता हूं, बेसिकली x1 और x2 को निकालना चाहता हूं। तो x1 और x2 को निकालने का तरीका क्या है, x1 को ले जाओ इधर, x1 बार सॉरी, x1 इधर आ गया, यहां से मैंने गायब कर दिया, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस में x2 कर देता हूं, तो x2 बार आ गया मेरे पास। अब इससे मुझे क्या मिला, x2 बार और x1 बार मिल गया, ठीक है। बार थोड़ी है ये, डैश है, सॉरी माय मिस्टेक, बार तो हम सेंटर ऑफ मास के लिए यूज कर रहे हैं, x1 डैश और x2 डैश मिल गया, ठीक है। तो मैं अब न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया, जो कि है x बार डैश, ये न्यू पोजीशन है। x बार तो मेरे पास ये रहा ओल्ड पोजीशन, ये रहा न्यू पोजीशन, तो वो आएगा m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो पता है वो लिखते जा रहे हैं। तो x1 बार मेरे पास आ गया, और यहां पर मैं लिखता हूं m1 x1 डैश, तो x1 डैश ये रहा, बस जैसा लिखा है एज इट इज मैं यहां डाल देता हूं, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो यहां पर आएगा m1 x1 प्लस f1 अपॉन में 2m1 टी स्क्वायर, ठीक है, m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश लिखते हैं, तो वो आएगा x2 प्लस f2 अपॉन में 2m2 टी स्क्वायर, हो गया, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये पूरा डिवीजन में कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। तो यहां पर आएगा मेरे पास m1 x1 प्लस m1 से m1 डिवाइड हो जाएगा, f1 टी स्क्वायर अपॉन में 2, m1 m1 कटा, सही लिखा है मैंने, प्लस m2 x2 प्लस में f2 अपॉन में 2 टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है आपका नया पोजीशन सेंटर ऑफ मास का आफ्टर टाइम t अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का a1 और a2 था। कुछ किया हमने ऐसा बड़ा काम नहीं, सिंप्लीफाई किया है, बस जो परिस्थिति थी, जो पता था वो लिखा, उसके बेसिस पे जो ज्ञान ऑलरेडी है उसकी मदद से नए पोजीशंस देखे और सेंटर ऑफ मास का नया पोजीशन निकाला, दैट्स इट। और यही हमें करना भी चाहिए अगर हमें करना है तो। अब ये नया पोजीशन जब मेरे पास आ गया है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है, तो क्या हम वो नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, क्या हमें ये नहीं पता है, पता है, क्या हमें ये नहीं पता है, पता है, ऑलरेडी पता है, तो क्या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब अगर मैं देखूं, तो यहाँ m1 x1 भी है, m2 x2 भी है, m1 प्लस m2 भी है, ये तो मेरा x बार के ही बराबर है ना, तो इसको x बार लिख के इधर ले आता हूं, तो बेसिकली आएगा मेरे पास x बार डैश इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई, एक बार चलो लिख ही देता हूं, m1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, यहां पर बचेगा क्या मेरे पास, ये बचेगा, ठीक है, f1 अपॉन में 2, f1 अपॉन में 2 टी स्क्वायर प्लस f2 अपॉन में 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। तो अब यहां पर ये क्या है, इसको देखें तो ये x बार के बराबर है, जस्ट इसको यहां ले आए तो मुझे ये मिल गया, तो मैं इसको लिखता हूं x बार डैश माइनस x बार इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, मतलब इसको इधर ले आया, तो ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लेता हूं, न्यूमरेटर में हो जाएगा f1 प्लस f2, और टी स्क्वायर को भी कॉमन लेता हूं, और होल डिवाइड, ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2। जैसे ही ये किया, अभी देखो हमें नहीं पता है ना कि भैया सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो तो हम लगा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ f1 f2 लगा रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं है तो हम ऐसी गलती क्यों करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं डायरेक्टली कि उस पर f1 प्लस f2 के बराबर फोर्स लग रहा होगा, इसलिए f1 प्लस f2 अपॉन में m कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको जरा ऐसे सोचो, एक फर्स्ट टाइम लर्नर की तरह सोचो, और फर्स्ट टाइम लर्नर जो होता है ना, वो फर्स्ट टाइम डिस्कवरर की तरह ही होता है, ना डिस्कवरर को पता है रिजल्ट क्या है, ना फर्स्ट टाइम लर्नर को पता है, तो यू बोथ आर सेम, ठीक है। अब यहां पर सोचो कि यदि हम इसको ऐसे पढ़ लेते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि अभी हमें सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले फोर्स का f1 f2 के साथ कोई रिलेशन पता नहीं है, तो हमने उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जहां हम एक्सेलरेशन निकाले फोर्स अपॉन में मास करके। मास तो हमें पता है कि हम m1 प्लस m2 ले सकते हैं, लेकिन फोर्स का हमें पता है कि क्या हम उसे f1 प्लस f2 लेंगे, क्या लेंगे हमें नहीं पता है। लेकिन अब देखो, कहते हैं ना जो पता है बस उसके जरिए बात करो, नेचर आपको स्वयं ज्ञान देता है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास का। तो मैं यहाँ पे s बार लिखता हूं और सेंटर ऑफ मास भी मेंशन कर देता हूं, 1/2। ये किसके बराबर आ रहा है, अब जब ये स्टार्टिंग में इन दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर 0 मल्टीप्लाई टी लिख देता हूं प्लस 1/2, ठीक है, f1 प्लस f2
F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये समीकरण तो हमें पता ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के बराबर आया। अब इसको देखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को देखो, ठीक है। अब u तो आपके लिए इनिशियली शून्य था, तो आप यहां पर u लगा सकते हो, बट वो आप खुद आप भी ढूंढना, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 लेना, तो यहाँ पे u बार आ जाएगा, u बार मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो वो u बार आ जाएगा। बट अभी चलो मैं यहाँ पर बस ऐसे एरो दिखा के मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया u, यू टी प्लस हाफ। अब अगर मैं कहूं ये हाफ ए टी स्क्वायर जैसा ही है, टी स्क्वायर आ गया, हाफ आ गया, तो ये क्या बनेगा मेरे लिए, ये बनेगा मेरे लिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा मेरे लिए, एक्सीलरेशन बनेगा। और यदि मैं इस एक्सीलरेशन को देखूं तो यहां पर ये एक्सीलरेशन किसका है, मैं बेसिकली क्या खोज रहा था, मैं खोज रहा था सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, और कुछ नहीं, तो ये क्या है मेरे लिए, एक्सीलरेशन है। अब नेचर ने हमें दिखाया, हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 ले लो, हमने नहीं बोला है, नेचर ने हमें दिखाया कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2 के बराबर है। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो जगह जहां आप दोनों बॉडीज को एक बॉडी मानोगे तो उसका टोटल मास M1 प्लस M2 ही होगा। अब नेचर ने हमें दिखाया कि सेंटर ऑफ मास को यदि आप एक बॉडी मान रहे हो और उसके अलग अलग पार्टिकल्स पर यदि आप अलग अलग फोर्स भी लगा रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपने उसको एक बॉडी मान लिया है तो सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो F1 प्लस F2, अगर तीन बॉडी है तो F3 प्लस F4 के बराबर ही होता है। ये नेचर ने हमें दिया है ज्ञान, क्योंकि ये हमने माना तो था ही नहीं ना, तो ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है, क्योंकि हमने नेचर के साथ बात करी। आप नेचर से बात करोगे, नेचर जवाब देगा। तो यहां से हमको इस चीज की खोज हुई, और तब जाके हमने कहा कि यहां पर अगर कोई सिस्टम है उस पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं इस पे F2 है, इस पे F1 है, और फिर इस सिस्टम को हम इक्विवेलेंट बॉडी की तरह देखें, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है ना, ये मैंने ये बनाया इक्विवेलेंट बॉडी। इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इक्विवेलेंट बॉडी तो होती है कि अब इनका मास है M1, इसका मास है M2, बट इक्विवेलेंट बॉडी का मास क्या होगा, M1 प्लस M2। अब इस पे फोर्स अगर F2 लग रहा है, इस पे F1 लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स लग रहा है F1 प्लस F2, तब पार्टिकल आ गया। अब अगर उस पे आ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ द इक्विवेलेंट बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ इक्विवेलेंट बॉडी क्या होगा, अगर हम देखें कि सिर्फ एक बॉडी होता, उस पे टोटल फोर्स F1 प्लस F2 लगता, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता, F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2 ही होता, F1 प्लस यानी नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो नेचर ने दिखाया कि सेंटर ऑफ मास इज लाइक अ बॉडी, जो कि उन दोनों पार्टिकल्स को एक बना के वहीं रख दोगे तो उसके बराबर है, तो टोटल मास M1 प्लस M2। और अगर वो वैसा है तो इवन इंडिविजुअली अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो भी वो उस इंडिविजुअल पार्टिकल मानोगे तो उस पे वो टोटल फोर्स की तरह ही एक्ट कर रहा है। करेगा वर्ड बोलने से ज्यादा बेटर है, कर रहा है, क्योंकि ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि नेचर ने ऐसे दिखाया। इट मींस कि नेचर ने हमें कहा कि यार देखो, पार्टिकल स्टडी करी, लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल आया तो लगा वो मुश्किल होगा, बट नेचर ने कहा आई एम ऑल अबाउट पैटर्न्स, ठीक है, मेरे अंदर पैटर्न्स छुपे पड़े हैं, मैं एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह हूं, सिर्फ क्यूरियस माइंड्स को, क्यूरियस एंड ब्यूटीफुल माइंड्स को ही नजर आता हूं। उन्होंने देखा और यहां पर हमें ये खोज मिली, और इसी खोज के साथ अब हम ये कह सकते हैं कि 3 पार्टिकल हो, 10 पार्टिकल हो, 20 पार्टिकल हो, 100 पार्टिकल हो, कोई बात नहीं, उन पर लगने वाले हर एक फोर्स को जोड़ो, उसके सेंटर ऑफ मास पे सारे मासेस को जोड़ के एक पार्टिकल बॉडी ले आओ, टोटल फोर्स, सारे फोर्सेस का सम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय द टोटल मास विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड द गेम इज डन। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून, सबको जोड़ लो, सबका मास जोड़ लो, सेंटर ऑफ मास का मास, सेंटर ऑफ मास पे आप अगर उसको एक पार्टिकल बनाओगे, टोटल मास आ गया। अब इन अर्थ पे सब पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, हालांकि सब सन से ही लग रहे हैं, सब इंटरनल ही हैं, बट अदर तारों के फोर्सेस को अगर हम जोड़ लें, जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, बट मान लो लग रहे हैं, नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, तभी ये सिस्टम ऐसे घूम रहा है। समय के साथ आप सीखोगे इन चीजों को। जो भी नेट फोर्स होगा लग रहा है ना, उस पर टोटल फोर्स जोड़ दो, पूरे यूनिवर्स में जितने तारों के जितने फोर्स आ रहे हैं उस पर चार जोड़ दो, ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट करेगा विद व्हाट, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड दिस इज नॉट अ डेरिवेशन, दिस इज अ डिस्कवरी that anyone can do if he or she is curious enough to communicate with nature. That's it. ठीक है, ये देखो, ये हमें मिल गया। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, जो वेलोसिटी है, जो पोजीशन है, ये सब हम लोग अब ढूंढ सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या क्या पाया, हमने यहां पाया कि सेंटर ऑफ मास होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमने पाया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमने पाया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है F1
प्लस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इसी समीकरण को हमने फर्दर ऐसे लिखा कि F1 क्योंकि M1 A1 के बराबर है और F2 M2 A2 के बराबर है, तो इसको उठा के यहां लिख दो। तो यहां पर आप फाइनली इसको लिख सकते हो ऐसे कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब जब हमने ये चीजें कुदरत से खोज ली, तब हमें इस बात का ज्ञान हुआ, ठीक है, तब हमने इस चीज को कहा कि यार ये देखो, ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन अगर x है और उसका डेरिवेटिव यदि निकाला जाए तो वो वेलोसिटी के बराबर होता है। और क्योंकि देखो हम पहले डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का रिलेशन नहीं पता है। नहीं पता है तो हम खुद से अपनी मर्जी से आगे थोड़ी बढ़ेंगे। हालांकि लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, बट इनिशियल डेज के हिसाब से सोचो, ठीक है, कैलकुलस भी नई नहीं है, फुल प्रूफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमने आज तक मोशन को देखा है, उसी के बेसिस पर हमें एक बेहतर कनेक्शन, एक बेहतर कम्युनिकेशन और एक बेहतर प्रूफ मिलेगा। बट अब क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं, अब हम यहां पर देख सकते हैं और इससे हम ये कहेंगे कि इस चीज को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि यार कैलकुलस इज इनएविटेबल। ठीक है, कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ आपका जो जो प्रक्रिया है आपको नेचर से बात करने की, उस प्रक्रिया में कैलकुलस हर जगह सही है और सही से काम भी कर रहा है। अब जैसे पोजीशन, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का डेरिवेटिव करूं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस चीज को हमने अब इस तरह से देखना है कि यार यहां पर कैलकुलस भी वही रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट मींस जो हमने खोजा है कैलकुलस में वो 100% सही है, और क्योंकि वो सही है तो इट मींस कैलकुलस इज इनएविटेबल। मतलब वो ब्रह्मांड का वो कोर नॉलेज है जो क्रिएशन को समझा रहा है, क्योंकि शून्य एक ऐसी चीज है जिसे कोई बना नहीं सकता है और वो अपने आप बनता है, और शून्य ही वो चीज है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। और वो चीज आपको देखने को मिलेगी, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा m1 प्लस m2, और फिर जब आप ये प्लस में है तो अलग अलग डेरिवेटिव होंगे। अगेन m1 बाहर आ जाएगा, m1 बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x1 अपॉन में x2 इज v1, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम v1। सिमिलरली m2 बाहर आएगा और dx2 अपॉन में dt आपका v2 हो जाएगा। सेम समीकरण हमें देखने को मिला, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलस भी यहाँ काम करता है और सही से करता है। इट मींस कैलकुलस के जरिए भी इनको खोजा जा सकता है, और खोजने का हमारे दोनों तरीके हमने देख लिए, कैलकुलस की मदद से भी खोज लिया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा ना, m1 ये सब तो कांस्टेंट है बाहर, v1 का डेरिवेटिव a1, v2 का डेरिवेटिव a2। तो कैलकुलस के माध्यम से भी हमने खोजा, बट सिर्फ ये करते कनेक्शन बनता, ऐसा नहीं बनता, वो खुशी प्राप्त होती नहीं प्राप्त होती। अब हमें प्राप्त हुई है और अब हम बेहतर ढंग से जानते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, और जो चल रहा है ना उस चीज को हम फील भी कर सकते हैं। अब दो हमें क्वेश्चन फेंक के मारो हमारे ऊपर, सीधा पूछो टेढ़ा मेढ़ा पूछो, क्योंकि हम सोचना सीख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हम आराम से, हमारा ब्रेन प्रिपेयर हो रहा है, उसके हिसाब से आदत बना रहा है। शुरुआती दिनों में सवाल इतने जो जो ये देखो, चैप्टर के साथ के जो सवाल है शुरुआती दिनों में वो करो, लेकिन बाद में जब आप ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, अब कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के फेंकोगे, मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से नर्चर्ड हूं। मैं फर्स्ट डे बैटल ग्राउंड में जाता हूं, मान के चलो मैंने तलवारबाजी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि जो सामने आओ उसे फच फच मारो, काम खत्म करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं युद्ध में चला गया ना, सबसे पहले मैं ही पिटूंगा वहां पर। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है करना क्या है, लेकिन क्या मैंने अपने आप को उसके हिसाब से ग्रो किया? एक भारी सी तलवार के हिसाब से मैंने उसके फ्लो को बनाने के लिए अपने हैंड की ट्रेनिंग करी, अपने स्पीड को बढ़ाया, क्या मैंने अपनी गति पे ट्रेनिंग करी? अब सिर्फ तलवार चलाने का मतलब ये थोड़ी कि ऐसे मार दो वो कट जाएगा, मुझे उसे डॉच करना आना चाहिए, वो एक अलग चीज है। तलवार चलाने का प्रक्रिया अलग है, डॉच करना अलग है, बचना एक अलग प्रक्रिया हो गई, तलवार चलाना एक अलग प्रक्रिया हो गई। सिर्फ प्रक्रिया प्रक्रिया के हिसाब से सोचो, ठीक है। मुझे अपने हाथ को इतना स्ट्रांग रखना है, वो एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि मैं तलवार के वजन को संभाल सकूं। प्लस सामने वाला कितना ताकतवर होगा, उसका वजन कितना होगा, अगर वो मुझ पर इंपैक्ट मारे तो मुझे अपनी तलवार से उसे रोकना भी है, ठीक है, मुझे अपनी तलवार से उसे रोकना भी है। प्लस मुझे अपनी तलवार की धार को भी बचा के रखना है, कि अगर उसकी तलवार की नोक आ रही है और मैं भी अपनी तलवार की नोक लाऊंगा, उसकी भी तलवार डैमेज होगी, बट मेरी भी नोक खराब होगी, जो कि पहले 4-5 से लड़ने में तो चलो काम आ गया, लेकिन आगे अगर उसकी नोक खराब हो जाएगी तो फिर युद्ध जीतने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। अगली चीज मुझे क्या सोचना है कि मैं उसके थिंकिंग पावर से अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाऊं। तो देखा जाए तो कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जब हम नर्चर करते हैं और फिर एक साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं तेज दौड़ सकता हूं, स्ट्रेंथ है मेरे हाथों में, स्ट्रेंथ है, मैं तलवार को ज्यादा समय तक उठा सकता हूं, मुझे पता है अपनी धार को कैसे बचाना है और उसकी धार को कैसे कमजोर करना है, तो ही तो मैं जीतूंगा ना। अन्यथा तो मैं बस ऐसे चला जाऊं कि हाँ भाई जो सामने ऐसे कर दो, ऐसा करने से तलवारबाजी नहीं होगी ना। तलवारबाजी तो वो तब होगी ना जब सारा ज्ञान, क्योंकि सामने वाला मुझसे कोई भी चीज जीत के लिए ना तुम्हें सिर्फ सामने वाले से ज्यादा ज्ञानी होना होता है, ठीक है। तो ये हुआ कंपटीशन का पार्ट, लेकिन विज्ञान हमें इससे भी बड़ी सीख देता है। विज्ञान हमें कंपीट करना नहीं सिखाता है, विज्ञान इज नॉट फॉर कंपटीशन, विज्ञान का ज्ञान आपको इवॉल्व कराता है, ठीक है। कंपटीशन में तो आपको जीतने के लिए सिर्फ सामने वाले से ज्यादा ताकतवर होना है। अब मान के चलो कि मैं कंपीट कर रहा हूं, मेरे सामने जो भीड़ है
उसको कुछ नहीं आता है और मुझे सिर्फ नर्सरी की एबीसीडी आती है। मान के चलो कि 100 बच्चे पैदा होते हैं, 100 बच्चे गए, किसी को एबीसीडी नहीं सिखाई गई, बस एक को सिखा दिया, ये सब बड़े हो गए, कब भी नहीं पढ़ाया गया इन्हें, सब बड़े हो गए, इसको एबीसीडी आती है, बाकी को एबीसीडी भी नहीं आती है, क ख ग भी नहीं आता है, बट इसको आता है बेसिक, सिर्फ नर्सरी प्रेप तक ही वो पढ़ा है। लेकिन इस वक्त कंपटीशन में वो सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन क्या ये सारे ज्ञानी हैं? क्या वो जो एक बंदा है वो भी ज्ञानी है? क्या वो इवोल्यूशन ला पाया? नहीं। विज्ञान का काम इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। विज्ञान एक नोबल फील्ड है जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को तरक्की देती है। विज्ञान की फील्ड में यदि आप सच्ची वाली तरक्की करते हो ना, यानी कि कुछ ट्रू इंजीनियरिंग करते हो, ट्रू इनोवेशन करते हो, तो आप सिर्फ अपनी तरक्की नहीं लाते हो, पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाते हो, पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इस चीज को समझो। तो विज्ञान कंपटीशन के लिए नहीं है, विज्ञान इवोल्यूशन के लिए होता है। इस भावना को अपने अंदर हमें डालना बहुत जरूरी है इंडिया के विज्ञान के विकास के लिए, क्योंकि इंडिया में विज्ञान के ऊपर चर्चा होती नहीं है। हम आज आजू बाजू, हम जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, वो बस इतनी है, एक सर्टेन एज तक किसी कंपटीशन की चर्चा कर लेंगे, फिर जॉब पाने की चर्चा करेंगे हम, उसके बाद शादी की चर्चा करेंगे, फिर बच्चे पालने की चर्चा करेंगे, खत्म कहानी। विज्ञान कहाँ है? आप खुद देखो, हमारे इंडिया के सराउंडिंग में विज्ञान की चर्चा ना के बराबर है, ना के बराबर। ना हमारे यहाँ कोई इनोवेशन हो रहे हैं कि हमारे पास यूट्यूब इंस्टाग्राम के जरिए भी ये खबरें आई कि हमने ये किया वो किया, फलाने क्या ढिंगा किया, नहीं, उससे भी एक एनवायरनमेंट बनता है, वो भी नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ रील्स में आते हैं, गड्ढे में आदमी गिर गया, कहीं वो पानी में डूब गया, कहीं अजीबोगरीब पुल बन गए, और वो इंजीनियरिंग के कारनामे हैं। इंजीनियर इतने बेकार है हमारे पास, और वो बड़े पद पे बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, इंडिया में अमीर अगर बनना है, चोरी करना सीखो, क्योंकि इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है, चोर लोग ही ज्यादा कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमीशन और बाहुबल का काम हो रहा है। इनोवेशन पे इंडिया इनकम नहीं कर रही है। अमेरिका में फेसबुक, एप्पल, साउथ कोरिया में, जैसे साउथ कोरिया कह रहा हूँ, साउथ कोरिया में ही है ना, हाँ, सैमसंग, जहाँ की भी हो, साउथ कोरिया आई गेस, ठीक है, सैमसंग हो गया, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, यूके में आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए। इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे, अमेरिका में गूगल हो गया, आपका एआई एनवीडिया हो गया, ठीक है, और चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, इन सारी चीजों से भी तो रिच बना गया है ना वहां पर। और इनसे सिर्फ इतना ही रिच नहीं बना गया, ध्यान से सुनना, गहराई से सोचना, ये साइंस से आई हुई इवोल्यूशन है। और जब साइंस से इवोल्यूशन आती है ना, तो सिर्फ वो सीईओ ही, जो उसका संस्थापक है, या जो उसका इनोवेटर है, या जो जिसने उस चीज को इंजीनियरिंग करी है, सिर्फ वो ही आगे नहीं बढ़ा, पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी आगे बढ़ गई। चोरी से कमाकर यदि हम अपने देश में बड़े पदों को पोर्ट्रे करेंगे ना, तो उससे सिर्फ देश में अमीर और गरीब ही नजर आएगा, ठीक है, देश की तरक्की नजर नहीं आती है। लेकिन जहां जहां इनोवेशन से पैसा आया है, ध्यान से सुनना, और सुनना नहीं, ये आपको दिख रहा है, जिन जिन कंट्रीज में इनोवेशन से पैसा आया है, वो कंट्रीज सुपर पावर हैं, वो कंट्रीज सुपर पावर हैं, क्योंकि उनके इनोवेशंस पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड करता है। हमारी लाइफ एंटायरली शैटर हो जाए अगर यूएसए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट हमसे छीन ले, एक दिन में हमारी जिंदगी को वो यूं स्विच दबा के, ठीक है, खत्म कर सकता है। अब मेरे स्टैम वेदास को देखो, जिन सर्वर्स पे मैं अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, दो जगह कर रहा हूँ, एक अपने एप्लीकेशन पे, जिसका सर्वर कौन देता है, ठीक है, यूएस की ही कंपनी है, मोस्ट प्रोबेबली वो अमेजॉन ही है, ठीक है। यूट्यूब पे, यूट्यूब तो अमेरिका का ही है। जिस प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है, गूगल का है, ठीक है, या फिर आईओएस का होगा, अगर एप्पल में है तो आईएस कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इन शॉर्ट, इंडिया अगर उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाए, वो एक बटन दबाएंगे, हमारा एंटायर इकोसिस्टम जो हमारे पास है, जो छोटा मोटा बिजनेस इंसान चला रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है सच्चाई। ठीक है, यानी कि इनोवेशन से अगर नेशन ड्राइव होगा ना, तो नेशन में पैसा भी आएगा, जॉब्स भी भर भर के आएंगे, ठीक है, जो मतलब इनोवेट नहीं करना चाहते उनका भी पेट पल जाएगा, ठीक है, और जो इनोवेट करना चाहते हैं वो तो महान इंसान बन जाएंगे, और उनकी महानता पूरे एंटायर नेशन को ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड हम पर डिपेंड करेगा, और हम सुपर पावर बन सकते हैं। ये एक छोटी सी बात इंडिया में घर घर तक नहीं पहुंच पाई है, यही बात हमें पहुंचानी है, और ये बात हमें फील भी करनी है, और इसी के हिसाब से हमें अपने आप को नर्चर करना है। हम यहाँ पर स्टार्टअप्स के नाम पे जोमेटो ब्लिंकिट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फूड डिलीवरी, ये डिलीवरी, वो डिलीवरी, ठीक है, बड़े से बड़े स्टार्टअप क्या ही कर रहे हैं। अगर हम कोई वॉच भी बना रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स अगर कोई वॉच बना रहे हैं, पार्ट्स उठाते हैं, इंडिया में लाते हैं, असेंबल करते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और हम इतने कमजोर बुद्धि के हैं, ब्रांड 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 करके बस हम खरीदना जानते हैं। बनाना सीखो यार, मजा बनाने में है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना सीखो, और उसके लिए नेचर से बात करने की आदत डालो इन द टाइम जब आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। और सिर्फ साइंस और मैथ ही मत पढ़ा करो, इंडिया को जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन की। भेड़ चाल की तरह यहाँ पे लाखों लाखों बच्चे जेई और नीट का पेपर दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक एक इंसल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है, ठीक है, मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो एक टर्मिनेटिंग फील्ड होती है, मतलब होनी चाहिए एज पर द रूल। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स, पढ़ लिख के ऐसे डॉक्टर्स आने चाहिए जो इंसान को ग्रो करे मेडिकल सेक्टर में, जिससे कि भविष्य में ये बीमारियां उत्पन्न ना हो, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके इवोल्यूशन लाए, और आगे हमें डॉक्टरों की भर्ती करनी ही ना पड़े।
इन दी एंड 1-1 करोड़ की फीस दे के हम पैरासीटामोल ही तो बेच रहे हैं। कर क्या रहे हैं? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में बीमार लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, खाना साफ नहीं है, डायबिटीज में हम वर्ल्ड रैंकिंग में लीड करते हैं, ठीक है, गंदगी में हम वर्ल्ड रैंकिंग में लीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गंदगी, आपको पता है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया अगर सिर्फ सफाई हो जाए ना, स्वच्छ हवा और रोड पे जो गंदगी, कूड़ा करकट और जो नाले खुले रहते हैं, गंदा गंदा पानी हमें लगता है, ये बस साफ हो जाए, 98% डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे, 98%। बट सच्चाई क्या है कि हम गंदगी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और अंत में सच्चाई ये है कि 2010 में जहां 1 लाख बच्चे नीट का पेपर देते थे, 2025-26 आते आते 25 लाख 30 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक फॉलोअरशिप में पेपर दे रहे हैं। क्यों? मेडिकल सेक्टर में 1 करोड़ भी अगर फीस में खर्च कर देंगे ना, कल पैरासीटामोल बेच बेच के कमा लेंगे। अपने ही देश में पैसा घुमा रहे हैं हम लोग, इनोवेशन नहीं कर रहे हैं कि विदेश से पैसा है। घर में पैसा जब बाहर से आता है ना, तब घर अमीर बनता है। देश की इकोनॉमी तभी आगे बढ़ती है जब बाहर से पैसा है, और उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स को भी समझना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। स्पोर्ट्स तो है ही नहीं हमारे देश में, टू बी फ्रैंकली स्पोर्ट्स है ही नहीं। मैं यहाँ पर इतना जानता हूँ कि भैया अगर आपके किसी तरह 10वीं में 80% के ऊपर आ गया ना, आप साइंस फील्ड में आ जाओगे, ठीक है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। दुनिया बस एक फॉलो कर रही है, रूल्स को फॉलो कर रही है। मेरे हिसाब से तो भैया जेई के अंदर, मतलब फ्यूचर में अगर इंडिया सुधरेगा तो, और मैं चाहता हूं कि सुधर जाए, नीट वीट में 15-20-30 हजार बच्चे, इससे ज्यादा ना आए, ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब इंडिया सुधर जाएगा, ठीक है। जेई वगैरह में 10-15 हजार बच्चे बस पेपर दें, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए साइंस है, उनको साइंस पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख बच्चे साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उतने आए। अगर 10 लाख बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो 10 लाख के 10 लाख बच्चे आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कम बच्चों के होने से क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, पर पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। बट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सा है, बच्चों की आबादी इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब मान के चलो, अमेरिका कहता है कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए, फिर मैथ्स में बात करते हैं, पढ़ाई के लिए हम क्या करते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर को देते हैं, ठीक है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। अब मान के चलो बच्चे वहां पर हैं, ठीक है, टोटल मिला के 4 साल के मिला के वहां पर 1 लाख बच्चे हैं। यहाँ 1 साल में ही 10 लाख इंजीनियर, 4 साल के मिला के 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं करंटली बीटेक में। और यहाँ पर भी इंडिया ने सोच लिया कि यार हम भी 1 लाख करोड़ रुपए डालेंगे, हालांकि डालते नहीं है, सब पता ही है ना, अपनी जेब में डाल लेंगे लेकिन देंगे नहीं, ठीक है। अपने यहाँ कितना 50 करोड़ 100 करोड़ इतना मिलता है, ये तो चिल्लर भी नहीं है अगर पर पर्सन बांटा जाए तो मान के चलो, एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख करोड़ हमने भी डाल दिए। अब जहां 1 लाख बच्चों को, वहां पे 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख बच्चों में डिवाइड होगा ना, R&D के लिए जो फंड एलोकेट होगा। बट यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए 40 लाख बच्चों में वो होगा, तो एक के सामने 40 बच्चे आ रहे हैं। तो यानी कि अगर रेशियो अब क्या ही निकालू मैं, वहां पे एक बच्चा अगर 100 रुपए कमा रहा है ना, तो यहाँ पे 40 बच्चों को 100 रुपए मिलेंगे, यानी एक बच्चे को 4 रुपए मिलेगा। 4 × 100 400 नहीं, एक बच्चे को आपको 40 है ना, ये 0 0 कट गया, 2.5 रुपए मिलेंगे। अब 2.5 रुपए में वो क्या करेगा, ठीक है। चलो बात मुद्दे की रुपए की नहीं है, बात डाइवर्सिफिकेशन की है, ठीक है। ये डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में नहीं है, हम बस भेड़ चाल चल रहा है भाई। कामयाब होना है तो जेई करो, कामयाब होना है तो एम्स में जाओ, ठीक है। अरे भाई मैथ कह रही है जेई की सीट लिमिटेड है, सारे बच्चे भी अगर टॉप क्लास 300 में से 300 ले आएंगे तो भी उतने ही जाएंगे, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, मतलब सारे बच्चे फेल तो होता नहीं है उसमें कोई, सारे बच्चे 10 से कम नंबर लाएंगे तो भी उतने ही जाएंगे, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से जेई का पेपर चल रहा है, हमने जेई को इतना, जेई में इतना इवॉल्व किया ही नहीं कि जेई का पेपर कम हो जाए। और बहुत गलतियां हैं इंडिया में, इसीलिए सेल्फ लर्नर सेल्फ डिपेंडेंट बनने को कहता हूं मैं, बहुत गलतियां हैं। एग्जाम भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, पता है कि ये भी क्रैक नहीं कर पाए, क्या ही क्रैक करेंगे, एग्जामिनर को टेंशन थोड़ी है, वैल्यू बदलो क्वेश्चन फेंको, हो गया कम। जब हम थिंकर बनेंगे, हम अगर नॉन आईआईटी में भी जाते हैं, सारे बच्चे पढ़े लिखे होकर नॉन आईआईटी में भी जाते हैं, तो उस कॉलेज से डिमांड कर सकते हैं, उस कॉलेज के प्रोफेसर को सुधरना पड़ेगा, ठीक है। भीड़ में ताकत होती है, अज्ञानियों की भीड़ दंगा फसाद करती है, और ज्ञानियों की भीड़ इवोल्यूशन लाती है। हमारे पास दंगा फसाद की भीड़ है, ज्ञानियों की भीड़ नहीं है। और ये बातें मैं क्यों बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप भी इसी मैट्रिक्स का ही पार्ट हो। आपको अगर इवोल्यूशन लाना है तो आपको यही पता ही नहीं होगा कि किस, आपको नर्चर करना है, और नर्चरिंग में आपकी रुकावट है ये समाज, ये सिस्टम। और आप किसी चीज से अगर बैटल लड़ने जा रहे हो ना, तो आपको सामने वाले विरोधी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये भीड़, ये सिस्टम आपका विरोधी उस तरीके से नहीं है कि वो सामने से बोल रहा है मैं तुझे कामयाब होने नहीं दूंगा। वो तो आपको मक्खन लगा के, वो कहते हैं ना, वो उसकी तरह, क्या बोलते हैं उसे, जो प्यार से, मीठी छुरी की तरह, जो आपको ये बोल रहा है कि मेरे को फॉलो कर कामयाब हो जाएगा, बट अंदर से आपको मार रहा है। हम हर साल 10-10 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के, और 25-25 लाख बच्चे, एवरेज ले लो 20 लाख, इतने बच्चों को, ठीक है, जो कि एक ब्यूटीफुल रिसोर्स बन सकते हैं नेशन का, उनको बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, और ये होते हुए देखने के बावजूद भी हमारी आंखें बंद है, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं है कि हम इन चीजों को समझ पाए, फील कर पाए,
ठीक है, हम इन चीजों के खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं ज्ञान से ना, कि अज्ञानियों का ज्ञान जो है ना वो हमसे ज्यादा है। जो सिस्टम में हमें टीच कर रहा है, जो सिस्टम हमारे लिए पेपर बना रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, बट हमें तो उतना भी नहीं है। इस वजह से हम, क्योंकि कमजोर ज्ञान का इंसान कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा तो सिस्टम चल रहा है। और अज्ञानी लोग, यही कमजोर ज्ञान के लोग, कुछ उस पद पे बैठते हैं और हम कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो वो बन जाओगे। मेरे को बनना ही नहीं है वो। आईएएस बन के, सिंपल, मेरा क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, अपने आप से पूछता रहता हूँ कभी कभी। आईएएस बनने के लिए लोग ऐसे पेट्रियटिक होकर आईएएस बनते हैं, आईएएस बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। भाई 79 ईयर्स हो गए इंडिया की आजादी को, एक आईएएस ऑफिसर नहीं मिला जिसने देश का भला किया हो। इसका मतलब पेट्रियटिज्म ना पेपर को टारगेट कर रहा है, उस कैरेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा जो आईएएस बन के करना चाहिए। आईएएस बनने के बाद हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, करप्शन करप्शन करप्शन, इसने इतनी घूस ली, उसने उतनी घूस ली। यही सत्य है, सत्य को फील करो। इट्स जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू लिव लाइक अ किंग। और किंग जो होता है ना, वो अपने आप को नर्चर करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, वो डरता नहीं है किसी से। वो किंग क्यों है? क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। और डरने का मतलब, किंग का मतलब ये नहीं कि वो सबसे आगे भिड़े। किंग का मतलब है इंटेलिजेंट, लेवल 5 ऑफ इंटेलिजेंस, जहां आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये बकैती करनी है, दुनिया को ये बताना, देख मैंने ये किया वो किया वैसे किया। मैं इस तरह से गेम खेलूंगा कि दुनिया भी बदल जाएगी और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि इसका उद्धार करने वाला मैं हूं। आइंस्टाइन का भी बैठ के ये नहीं बोलता था जा जाके कि मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई है, मेरे को इतने लाइक दो, मेरे को इतना व्यू दो, मेरे को सेलिब्रेट करो, ये करो वो करो ना। मतलब लाइक व्यू तो होते नहीं थे, मतलब इन दी एंड वो अपना प्रचार नहीं करता था। उसने काम ही इतना बड़ा कर दिया ना कि जिनको कुछ नहीं करना है ना जिंदगी में, वो उसका प्रचार खुद करते हैं। ये सत्य है। इस तरह से हमें अपने आप को नर्चर करना है। साइंस का एनवायरनमेंट हमें अपने देश में फैलाना जरूरी है। पहली चीज तो एनवायरनमेंट बनाना है, और उसके लिए हम शुरुआत कर सकते हैं स्कूली स्तर से। यहाँ पर साइंस की चर्चा होनी चाहिए, साइंस के ऊपर वार्तालाप होनी चाहिए, वर्ल्ड के इनोवेशंस को हमें देखना चाहिए। जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है ना, वो ये कहता है कि वो आपको वही दिखाएगा जो आपको पसंद है, और हम उसके एल्गोरिदम को ही, वो एल्गोरिदम हमारे लिए वरदान भी है और श्राप भी है। हम वही देखें कुछ टाइम जो हमें पसंद है, और जो हमें नहीं पसंद उनको स्किप करें और वो करें, नॉट फॉर मी कर दें। तो शायद जब भी हम, क्योंकि वो तो आदत पड़ गई है और वो गलत चीज है, वैसे तो इंस्टाग्राम यूज करना ही नहीं चाहिए, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी हम कर लेते हैं तो अपनी फीड को बदल दो ना, ताकि खोले तो मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन वो नहीं कि ये फतेह कर लो, डायलॉग वाला नहीं। मोटिवेशन वो वाला, यार माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था, जो माइकलसन मोरले ने इस रूम जितने बड़े एरिया में बनाया था, उसका सेटअप अमेरिका में 40 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है वहां पे, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब प्रोवाइड करना स्टार्ट करा कि फीड ही ऐसी हो। ठीक है, विदेशों में होने वाले बड़े बड़े काम वो क्या कर रहे हैं उसको पूरा तो वो रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो रिलीज हो सकते हैं ना, वो आपको मोटिवेशन दे, मैं भी एक दिन बड़ा होकर ये करूंगा। आ सकता है ना। लेकिन अब हमारे सामने क्या है, वो चीजें हैं हमारे, फॉरेन प्रोपागेंडा बोलते हैं इसे। अमूमन आप कुछ भी करोगे ना तो भी वो आपको ऐसी चीजें शो करेगा ही करेगा, फेंक के मारेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, ये ये एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद करने के लिए ही बनी है। ठीक है, इसलिए इनको जितना हो सके अवॉइड करो। काम से काम की चीज अगर उनसे निकल रही है बस वो निकालो। ठीक है, तो बातें कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाती हैं, वो बस होता है ना, मन से निकल रही हैं, बस आती जाती हैं। लेकिन मुद्दा यही है, इंडिया नीड्स कि साइंस का एनवायरनमेंट बने। ठीक है, लोग विज्ञान की चर्चा करें, हम इनोवेट करें, उस पर प्राउड फील करें। ठीक है, हम वो काम करें, हम फिफ्थ नेशन की तरह काम ना करें कि भैया 4 नेशन 5 नेशन पहले कर चुके हैं फिर हमारी बारी आती है ना। हमें वर्ल्ड से पहले वो काम करना है। एनवायरनमेंट बनेगा तो सिस्टम उसको केटर करेगा। एनवायरनमेंट नहीं है ना तो सिस्टम आप पे दबाव डाल रहा है और अपने मुताबिक आपको नचा रहा है। ये सत्य है। और एनवायरनमेंट एक दो लोगों से नहीं बनता है, एनवायरनमेंट पूरे सिस्टम से बनता है। जब सब जुड़ेंगे तभी एनवायरनमेंट बनेगा। ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है, वी नीड टू बी एन इनोवेटर। इनोवेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक आदमी सारे इनोवेशन नहीं कर सकता है, लेकिन सोचो इंडिया की भीड़ ऐसी हो जो हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचती हो, हमेशा वो सोचती हो कि भैया मुझे तो बस इम्पॉसिबल चीज को ही करना है। ऐसी एनवायरनमेंट हो हमारे पास, वो इसका इनोवेशन कर रहा है, वो उसका कर रहा है, सब आपस में कनेक्टेड है। इनोवेशन से होने वाले जो जानकारी हमें मिली उससे एक नया इनोवेशन हो रहा है। पीपल आर कनेक्टिंग विद देयर इनोवेशन, विद देयर साइंस, विद देयर मैथमेटिक्स, विद देयर नॉलेज। सी द एनवायरमेंट। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ के, जात पात छोड़ के यहां पर बात होगी कि अब हमें किस तरीके से अगले वाले प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जोड़नी चाहिए। हमारा समाज जब साइंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा तो साइंस को फंड भी करेगा। बड़े से बड़े रिसर्च के लिए पैसा हम अपने देश से निकाल सकते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन लोग मंदिर में दान दे देंगे, पैसा साइंस के प्रोजेक्ट में नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखना। सत्य को समझो, और इस चीज को बदला जा सकता है बहस करके, चिल्ला के, इंस्टाग्राम पे रील बना के नहीं, एनवायरमेंट बना के, ट्रू एनवायरमेंट बना के, वो चीज। सो क्या यार, सेंटर मास पढ़ाने आया था और अलग ही टॉपिक में चला गया, अलग ही जोन में चला गया मैं। लेकिन जो भी है, ये बात तो मुझे बतानी है आपको, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इसी बात में निकल गया। सो अब बारी आती है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे अपने। ठीक है,
अब बारी आती है उस चीज को खोजने की। हमने क्या क्या खोज लिया था, मैं तो भूल ही गया। सेंटर ऑफ मास खोज लिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास खोज लिया, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खोज लिया, ठीक है। अब बारी आती है कि जब हमने एक चीज देखी कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या आया, F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, ये आया। हमने क्या करा आगे, हमने कहा कि यार ऐसा हो सकता है, जैसे हमने वेलोसिटी में बात करी थी, ऐसा हो सकता है क्या कि एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो हो बट इंडिविजुअल बॉडीज पर फोर्स लग रहा हो। तो हमने कहा हाँ हो सकता है भाई, अब यहां से तो ज्ञान ले ही चुके, अब यहां भी ले लेते हैं। यहां भी हो सकता है कि भैया F1 प्लस F2 जीरो हो जाए, ठीक है, तो एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन तो जीरो नहीं होगा ना। तो बस वही चीज आ गई। और फिर जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस मैं अब स्पीड में करूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि ये काम अब आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसका फोर्स है F1, इसका फोर्स है F2, ठीक है, इसका फोर्स है F2, जो सॉरी इधर F1 लिखता हूं मैं, इधर F1 लिखता हूं, इधर F2 लिखता हूं, ठीक है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट S2, ठीक है, वो हो जाएगा मेरे लिए, इनिशियल जीरो ले लेता हूं, हाफ F2 अपॉन में M2 टी स्क्वायर, ठीक है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया S1, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं क्योंकि वो नेगेटिव आएगा, बट छोड़ो मैग्नीट्यूड में क्या है, माइनस में ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1/2 F1 अपॉन में M1 टी स्क्वायर। क्यों लिया, सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आपको करना है, सोचना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनिशियल कोऑर्डिनेट x1, इनिशियल कोऑर्डिनेट x2, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस s1, जो कि आएगा x1 माइनस 1/2 F1 अपॉन में M1 टी स्क्वायर। इसका क्या आएगा, x2 प्लस s2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1/2 F2 अपॉन में M2 टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम F1 और F2 में रिलेशन ढूंढें, ठीक है। तो ये रहे फाइनल कोऑर्डिनेट, तो हम इसका वो निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इसकी मदद से, ठीक है, जो कि फाइनली सॉल्व होकर आएगा M1 x1 डैश, ये बेसिकली क्या है, x1 डैश है, ये x2 डैश, ठीक है। तो M1 x1 M2 x2 ये तो आएगा ही आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, इज इक्वल टू x बार डैश, नया पोजीशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है, माइनस, अरे ये तो सेम ही है, 1/2, ठीक है, F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2 टी स्क्वायर, यही जवाब आएगा, ठीक है। अब इसको ले आऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस में रखो और इसको ब्रैकेट में ऐसे माइनस रखो, ब्रैकेट में ऐसे माइनस रखो, F1 माइनस में F2 प्लस में है, ओके। ये यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ x बार माइनस x बार, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाया 1/2 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2 टी स्क्वायर। ये तो मैंने फालतू ही सॉल्व किया यार ठीक है, वो क्या था ना, मैंने क्या क्या किया था वो भूल गया था कि मैंने क्या क्या बता दिया है, चलो कोई नहीं, फालतू ही सॉल्व किया, वही चीज करी जो मैंने थोड़ी देर पहले करी थी, ठीक है। तो हटाता हूं मैं इसे, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। मुद्दे की बात यह है कि यदि बॉडी पर ठीक है, यदि बॉडी पर नेट फोर्स इंडिविजुअली पार्टिकल्स पे, जैसे इस पर F2 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, इस पे F1 लग रहा है, ठीक है, अगर F2 प्लस F1, ठीक है, ये शून्य होगा, वही चीज तो यहां निकाली थी, वही यही रिजल्ट तो आना था उसमें, ठीक है, ये जीरो होगा, यानी कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और क्योंकि ये तो वेक्टर होते हैं तो वेक्टोरियली अगर हम देखें तो यहां पर आपको क्या डिस्कवरी मिल रही है, क्या डिस्कवरी मिल रही है, वो डिस्कवरी पता क्या है, जरा इसको देखो और सिंपली इससे कम्युनिकेट करो और कुछ नहीं, इससे कम्युनिकेट करो, ठीक है, इससे बस कम्युनिकेट करो, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इससे जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यानी कि F1 वेक्टर अगर इधर है तो F2 वेक्टर इधर है, यानी कि इन दोनों डेटा को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है। और ये हो गई अगली डिस्कवरी कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सिस्टम पर लगेगा, बेशक अलग अलग पार्टिकल पर लग रहा है, बट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर किसी सिस्टम पर लग रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, लेकिन अगर रेस्ट में है तो, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और हाँ, जो मैंने किया था ना अभी, आप वो करना, ठीक है, वो करना, आप जरूर करना, ताकि आपकी एक रिवीजन भी होगी और सेल्फ रिवीजन होगी। सो अब जो हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पर आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो उसी वेलोसिटी से जा रहा है, वो यहाँ पर खोज हमने स्वयं कर ली, और इसी से हम आगे की अपनी जर्नी में कम्युनिकेट करेंगे सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करते हुए। आगे की चीजें भी बतानी है, बट अब वीडियो की लेंथ मुझे नहीं पता कितनी लंबी हुई है, बट लंबी तो हो गई होगी, बट स्टिल अब इसके आगे हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ जो खोजें करी हैं आप स्वयं करें, और उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर और इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें से कोलिजन भी एक पार्ट है, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं अंत, और मेरा साइंस के एनवायरमेंट वाली बात को कभी मत भूलना,
आप उस एनवायरनमेंट को बनाना स्टार्ट करो अपनी जगह पे। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वो अपने आप इस एनवायरनमेंट की बातों के साथ कनेक्ट होंगे। साइंस का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है हमारे नेशन के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं यहाँ अंत, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।